हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योगेश सिंधु। और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फिजिक्स सेक्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर न्यूक्लियर फिजन। देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर होता है दो स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक बड़ी न्यूक्लियाई बनाती हैं और इसमें एनर्जी रिलीज होती है हीट और लाइट की फॉर्म में। जैसे कि सन के ऊपर एनर्जी का जो सोर्स है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होता है। जैसे कि हमको पता है कि सन के जो एटमॉस्फेयर है उसमें 95% हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन होके एक बड़ी न्यूक्लियाई बनाती हैं और एनर्जी रिलीज होती है हीट और लाइट की फॉर्म में। तो इस प्रकार हाइड्रोजन बॉम्ब भी न्यूक्लियर फ्यूजन के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है एटम बॉम्ब के अंदर। फ्यूजन के अंदर एक बड़ी न्यूक्लियाई दो स्मॉल न्यूक्लियाई के अंदर टूट जाती है। और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी न्यूक्लियर फिजन होता है, बट रिएक्टर के अंदर कंट्रोल्ड फिजन होता है, जबकि एटम बॉम्ब के अंदर अनकंट्रोल्ड फिजन होता है। तो हमारा आंसर है यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट है, ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिसोसिएट एट सच ए रेट दैट आफ्टर 84 मिनट्स 1/8 पोर्शन ऑफ इट्स ओरिजिनल इज लेफ्ट, वट विल बी इट्स हाफ लाइफ पीरियड। देखिए, हाफ लाइफ का मतलब होता है जितने टाइम में रेडियो एक्टिव एलिमेंट हाफ डिके हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या है, अगर 8 से वो 1 यूनिट बचा है, यानी कि पहले वो 8 से 4, फिर 4 से 2 और 2 से 1, तो कितने साइकिल हैं टोटल? पहले एक हाफ लाइफ, फिर सेकंड हाफ लाइफ, फिर थर्ड हाफ लाइफ। वो टोटल कितना टाइम लगता है? 84 मिनट्स। और 3 साइकिल कंप्लीट हुए हैं, यानी कि 8 से 4 और 4 से 2 और 2 से 1। तो हाफ लाइफ पीरियड हो गया हमारा यहाँ पे 28 मिनट्स। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। इनको हमें वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे कम होती है वायलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी कि विबग्योर। इसको याद रखना है, विबग्योर। वायलेट सबसे मिनिमम वेवलेंथ और सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ रेड लाइट। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, यानी कि अगर वायलेट लाइट की वेवलेंथ सबसे कम है तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गेट डिफ्लेक्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन उसके ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो हमारा आंसर है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है, पेनिट्रेटिंग पावर इज ग्रेटर इन द केस ऑफ। तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे मैक्सिमम होती है गामा रेज की। पेनिट्रेटिंग पावर किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। अगर किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा होगी। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब किसी भी मटेरियल के आर पार निकलना, उसको पेनिट्रेट करना। तो हमारा आंसर है यहाँ पे गामा रेज। नेक्स्ट है, ए राडार विच डिटेक्ट द एनिमी एयरक्राफ्ट यूजेज। तो राडार के अंदर यूज होती हैं रेडियो वेव्स। राडार से जो रेडियो वेव्स निकलती हैं, यानी कि कोई भी अगर एयरक्राफ्ट एंटर करता है तो उसे टकरा कर वापस आती हैं। तो इसके आधार पर हम उसका डिस्टेंस और एयरक्राफ्ट का पता लगा सकते हैं। और अल्ट्रासोनिक वेव हैं, जो बैट जो है रात में फ्लाई करता है वो अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से, क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट करता है और वो फिर वेव जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर उसको उसके पास वापस आती हैं। और बैट के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो अल्ट्रासोनिक को डिटेक्ट भी कर सकता है, जबकि डॉल्फिन भी इनको डिटेक्ट कर सकती है,
जबकि ह्यूमन अल्ट्रासोनिक वेव को डिटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी होती है मोर देन 20,000 हर्ट्ज और ऑडिबल रेंज होती है हमारी 20 हर्ट्ज टू 20,000। तो हमारा यहाँ पे आंसर है रेडियो वेव्स। और बैट रात में फ्लाई कर सकता है जस्ट बिकॉज ही प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट है टू इलेक्ट्रिक बल्ब हैव रेजिस्टेंस इन द रेशियो ऑफ 4 ohm and 8 ohm respectively. If they are joined in the series, the net resistance is। अगर दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, जैसे कि ये R1 ये R2, तो हमारा जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो होता है R1 प्लस R2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 + 4 12। अगर दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया गया हो तो इस प्रकार अगर इन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया गया है जैसे कि 8 ohm 4 ohm, तो यहाँ पे हमारा नेट रेजिस्टेंस होता है 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 यहाँ पे है 4 + 1/8 यानी कि 8/3। तो पैरेलल में जो है नेट रेजिस्टेंस कम होता है जबकि सीरीज में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे करंट के रास्ते में जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा क्योंकि करंट के पास यहाँ पे दो पाथ हैं, या तो यहाँ से जा सकता है या फिर वो यहाँ से भी जा सकता है। अगर एक मान लो कि एक सर्किट अगर ब्लॉक होता है तो भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो रहेगा क्योंकि ये वाला सर्किट तो हमारा ऑन है अभी भी। लेकिन अगर सीरीज़ में अगर एक भी रेजिस्टेंस ब्लॉक हो जाता है तो हमारा करंट फ्लो भी बंद हो जाएगा। इसीलिए हम जो घरों के अंदर सर्किट में हम बल्ब को यूज़ करते हैं तो पैरेलल सर्किट में होते हैं, क्योंकि अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो गया तो बाकी के ऑन रहेंगे, अदरवाइज़ एक भी फ्यूज़ हो गया तो हमारा सर्किट वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखें, जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है उसको बोलते हैं ओम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट देन एनी अदर सरफेस। हमें किसी भी चीज़ का कलर क्यों दिखाई देता है, जैसे कि कोई चीज़ हमें रेड दिखाई दे रही है, वो रेड ही क्यों दिख रही है, क्योंकि वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट करती है। तो कोई चीज़ हमें ब्लैक क्यों दिखती है, क्योंकि वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है। और वाइट, कोई भी सरफेस हमें वाइट दिखाई देता है क्योंकि वो सभी कलर को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे हमारा आंसर है ब्लैक, क्योंकि ब्लैक जो है सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। और एसिलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज रेडिएट एनर्जी। तो एनर्जी भी रेडिएट होगी अगर वो एसिलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज है तो यहाँ पे हमारा आंसर है मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइक्रोम वायर इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक हीटर बिकॉज ऑफ। जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं उनमें नाइक्रोम वायर यूज़ की जाती है, क्यों? क्योंकि एक तो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और दूसरा वो करंट के रास्ते में रेजिस्टेंट ज़्यादा ऑफर करती हैं, यानी कि हाई रेजिस्टेंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होगा तो वायर वहाँ पे पिघल जाएगी, अगर रेजिस्टेंट ज़्यादा नहीं होगा तो हीट जनरेट नहीं होगी, क्योंकि जब करंट के रास्ते में कोई रेजिस्टेंट होता है तभी वहाँ पे हीट जनरेट होती है। तो हमारा आंसर है नाइक्रोम वायर यूज्ड जस्ट बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टेंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्म ऑफ मैटर आर। आप सभी को पता है कि मैटर की 3 फॉर्म होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमारा आंसर है यहाँ पे 3, और एसएससी के अकॉर्डिंग भी आंसर 3 है, लेकिन 2 और मैटर फॉर्म डिस्कवर की गई हैं। 4th है प्लाज्मा,
और एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो टोटल कितनी फॉर्म है? 5, लेकिन आंसर में हमें मार्क करना है 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नेक्स्ट है moderator used in a nuclear reactor is, द moderator की जगह पे हम यूज़ करते हैं हैवी वाटर, ग्रेफाइट या फिर बेरिलियम ऑक्साइड, और इसका काम होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को स्लो करना। हमारा आंसर है यहाँ पे ग्रेफाइट। और न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए फ्यूल हम यूज़ करते हैं यूरेनियम 235 या फिर थोरियम, यूरेनियम 238 भी यूज़ करते हैं। और एज ए कूलेंट हम यूज़ करते हैं कोल्ड वाटर, लिक्विड ऑक्सीजन और सॉलिड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था इंडिया में अप्सरा, जो बॉम्बे के अंदर है। आज इसका नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और ये कब स्टार्ट हुआ? 1956 के अंदर। और फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर, ये स्टार्ट हुआ 1962 में। ऑल ओवर द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है चिकागो के अंदर, चिकागो USA में है, और ये स्टार्ट हुआ था 1942 में। तो इसका आंसर हमारा अप्सरा। नेक्स्ट है द एनर्जी एमिटेड बाय द सन इज ड्यू टू, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होती हैं और एक हीलियम न्यूक्लियाई बनाती हैं, और हीट एंड लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिराज ओक्यूर ड्यू टू। ये मिराज होता है मृग तृष्णा, मृग मरीचिका भी इसको बोलते हैं। एक आइज इल्यूजन होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो गर्मी के टाइम में, तो आपको वहाँ पे पानी दिखाई देता है रोड पे, और जैसे जैसे आप उसके पास जाते हो वो ख़त्म हो जाता है। ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि गर्मी के टाइम में जो सरफेस है वो जल्दी गर्म होता है, और उस सरफेस के कांटेक्ट में जो एयर होती है वो भी वार्म हो जाएगी। और लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर वो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो वो बेंट होती है। अगर वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है बेंट होके, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। लेकिन अगर मीडियम ज़्यादा रेयर है तो वो क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री से भी ज़्यादा हो सकता है, और उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि वो वापस से उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे हमारा आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लियर नाइट आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ। देखिए जो क्लियर नाइट होती हैं वो ज़्यादा कोल्डर होती हैं एज़ कम्पेयर टू क्लाउडी नाइट, क्योंकि जो क्लाउड होते हैं वो ब्लैंकेट का काम करते हैं। अब दिन के टाइम में जो टेम्परेचर है वो रात से ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से जो एयर गर्म हो जाएगी, फिर वो एक्सपेंड करेगी और एक्सपेंड होकर ऊपर की तरफ उठती है। और क्लाउड की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म रहता है। लेकिन अगर क्लाउड नहीं होंगे तो एयर जो है ठंडी हो जाएगी, और जो रेडिएशन होती हैं वो भी वापस से अपर एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और इस वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल कैचिंग ए बॉल अ प्लेयर पुल्स डाउन हिज हैंड टू लोअर द, यानी कि जब कोई, आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा, कैच पकड़ते हैं तो अपने हाथ को ऐसे नीचे की तरफ पुल करते हैं, क्योंकि मोमेंटम को डिक्रीज करना है। मोमेंटम होता है mv, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा मोमेंटम। आपने अगर कोई बड़ा ट्रक है उसको 100 की स्पीड तक जाने में कुछ टाइम लगता है, यानी कि फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। इसी प्रकार उसको रोकने के लिए भी ज़्यादा टाइम तक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसके मोमेंटम को जीरो करने के लिए। तो यही रीज़न होता है कि मोमेंटम को कम करने के लिए हम अपने हाथों को पीछे की तरफ पुल करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो पूरा का पूरा मोमेंटम ट्रांसफर होगा एकदम से, और हमें चोट लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द स्पीड ऑफ लाइट विद राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। अगर मीडियम का टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट पे क्या इफेक्ट होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है? डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अगर वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो स्पीड कम होगी, अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो स्पीड इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इन द प्रिज्म इज, उसको बोलते हैं डिस्पर्जन। अगर लाइट को हम प्रिज्म के अंदर से पास करेंगे तो लाइट जो है 7 कलर में टूट जाती है, और सबसे नीचे होता है वायलेट कलर, सबसे ऊपर होता है रेड कलर, और जो पैटर्न होता है उसको बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR। आंसर है हमारा डिस्पर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर होती हैं ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल फाइबर, और ये ग्लास या फिर प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। जनरली जो हमारा हेयर होते हैं उससे थोड़ी सी मोटी होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर किसी भी इंटरनल ऑर्गन की एबनॉर्मल ग्रोथ देखने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है, और इसके अंदर होता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। लाइट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करती है, जब ये इसकी जो सरफेस होता है उससे स्ट्राइक करती है तो कंप्लीट लाइट जो है वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द बैट इज, जो बैट है वो प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं फ्रीक्वेंसीज इनमें 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ह्यूमन बीइंग अल्ट्रासोनिक वेव को डिटेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ बैट और डॉल्फिन ही अल्ट्रासोनिक वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं, और अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से ये रात में उड़ सकते हैं, क्योंकि जबकि इंफ्रासोनिक वेव होती हैं फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन सन इज न्यूक्लियर फ्यूजन। 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज होके एक बड़ी न्यूक्लियाई बनाती हैं और एनर्जी रिलीज होती है हीट और लाइट की फॉर्म में। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, तो आंसर हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ फ्यूज वायर इज। फ्यूज वायर का प्रयोग हम करते हैं घरों में हाई वोल्टेज से सर्किट को बचाने के लिए। जैसे ही हाई वोल्टेज होगी तो ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी और सर्किट को ब्रेक कर देगी, इसलिए हम फ्यूज वायर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए और दूसरा हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तभी ये हीट प्रोड्यूस करेगी, और हीट प्रोड्यूस होगी तभी ये मेल्ट करेगी। तो हमारा आंसर है हाई रेजिस्टेंस एंड हाई लो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लू कलर ऑफ वाटर इन सी इज ड्यू टू। देखिए जो हमें आसमान भी ब्लू कलर का दिखाई देता है, और जो सी कलर है वो भी ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि ब्लू कलर का स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है, और ओशियन के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो बाकी सब कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि ब्लू कलर स्कैटर्ड हो जाता है, इस वजह से हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है एक्सीलरेशन के लिए। अगर इसमें स्लोप 0 होगा दैट मीन्स बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर पॉजिटिव स्लोप होगा दैट मीन्स एक्सीलरेशन इंक्रीज, और नेगेटिव स्लोप रिप्रेजेंट करता है डाउनवर्ड एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज यूज्ड इन ए कार रेडिएटर बिकॉज ऑफ। देखिए जो कार रेडिएटर में हम वाटर का प्रयोग करते हैं वो एज ए कूलेंट करते हैं, क्योंकि जो वाटर की स्पेसिफिक हीट है वो बाकी सब लिक्विड के कंपेयर में ज़्यादा होती है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हाई स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार अपीयर ट्विंकलिंग बिकॉज ऑफ। जो स्टार हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं क्यों?
क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो बेंड करती है, और कंटिन्यूसली रिफ्रैक्शन होता है जब जो लाइट जो है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से ट्रैवल करेगी तो रिफ्रैक्शन होगा। अगर वो रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, अगर वो डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। तो इसलिए कंटिन्यूसली हमें उनकी जो पोजीशन है वो चेंज होती हुई दिखती है, और इस वजह से हमें स्टार्स टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर। एमीटर का प्रयोग करते हैं हम सर्किट के अंदर करंट मेजर करने के लिए, और इसको हमेशा कनेक्ट किया जाता है सीरीज में। एक और डिवाइस का हम यूज़ करते हैं स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए, उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ये भी एमीटर की एक फॉर्म होती है। दोनों का प्रयोग हम करंट मेजर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर का प्रयोग हम क्यों करते हैं? वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। तो इसको हमेशा कनेक्ट करते हैं हम पैरेलल में। ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर स्टेपिंग अप और डाउन वोल्टेज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, कन्वर्टिंग एसी टू डीसी, या फिर कन्वर्टिंग डीसी टू एसी। देखिए, ट्रांसफॉर्मर का जो काम होता है वो वोल्टेज को अप या डाउन करने का होता है, क्योंकि जो पावर स्टेशन से जो करंट सप्लाई होता है वो हाई वोल्टेज होता है और एसी करंट सप्लाई होता है। तो ट्रांसफॉर्मर हमेशा एसी करंट पर वर्क करता है, और डीसी से एसी में कन्वर्ट कौन करता है? इन्वर्टर। और एसी टू डीसी में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर। अच्छा, एक क्वेश्चन और, कि पावर स्टेशन से सिर्फ एसी करंट ही क्यों सप्लाई होता है? इसका एक रीज़न है, क्योंकि अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस में करंट को पहुंचाना है तो एसी करंट में पावर लॉस, या फिर जिसको हम लाइन लॉस बोलते हैं, वो कम होता है एज कम्पेयर टू डीसी, जबकि एसी करंट का प्रोडक्शन भी चीप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ट्रांसमिटेड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस विद द मिनिमम पावर लॉस, चीप प्रोडक्शन, और इजीली डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। एसी करंट क्या होता है? देखिए, एसी करंट जो है वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है, जबकि डीसी करंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। तो हमारा आंसर है, क्योंकि मिनिमम पावर लॉस होता है। नेक्स्ट है, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ। देखिए, क्यूरी जो है ऐसा यूनिट है, वो है रेडियो एक्टिविटी की, और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बैक्वेरल। हेनरी बैक्वेरल। कुछ और इम्पोर्टेंट देखते हैं इनमें से। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। करंट क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, या फिर इसको कूलाम पर सेकेंड भी हम बोलते हैं, क्योंकि चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और टाइम सेकेंड। वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट। ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, इनकी भी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है पावर एमिटेड बाय ए लाइट सोर्स इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट सॉलिड एंगल, और इसकी यूनिट होती है कैंडेला। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वेबर। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और रेजिस्टेंस क्या होता है? यानी कि डिफिकल्टी टू पास एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। जितनी वो डिफिकल्टी फेस करता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस।
रेडियो एक्टिविटी, क्यूरी, ये हमने डिस्कस कर ली। चार्ज होता है कूलम्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ऑफ लेंस मेजर्ड इन। देखिए पावर ऑफ लेंस को हम मेजर करते हैं डायोप्टर में, और ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो पावर ऑफ लेंस कम होगी। जूल होती है ऐसा यूनिट एनर्जी की। जूल को हम बोल सकते हैं न्यूटन मीटर, यानी कि जब 1 न्यूटन फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं 1 मीटर डिस्टेंस तक, तो वो होता है 1 जूल, यानी कि न्यूटन मीटर। और पावर होती है जूल पर सेकंड, या फिर वाट इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विंड इंटेंसिटी इज। देखिए जो विंड इंटेंसिटी मापने के लिए हम यंत्र यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एनीमोमीटर। हाइग्रोमीटर होता है मॉइस्चर कंटेंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम हाइग्रोमीटर। जबकि थर्मोमीटर होता है तापमान के लिए, और पायर हीलियोमीटर होता है सोलर इंसोलेशन की इंटेंसिटी मापने के लिए, यानी कि सूर्यताप को मापने के लिए हम यूज करते हैं पायर हीलियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर्ड विद। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मापने के लिए हम कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हमारा आंसर है सीज्मोग्राफ। और अर्थक्वेक को किस स्केल पर मापते हैं? वो होता है रिएक्टर स्केल। पॉलीग्राफ होता है ब्लड प्रेशर के लिए। हाइड्रोमीटर होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मापने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। और बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन बॉल फ्लोट ऑन मरकरी बिकॉज। देखिए कोई भी चीज़ किसी भी लिक्विड के ऊपर फ्लोट कब करती है? जब उसकी डेंसिटी उससे कम होती है। अगर उसकी डेंसिटी उस लिक्विड से ज़्यादा होगी तो वो डूब जाएगी। यहाँ पे आयरन बॉल की जो डेंसिटी है वो मरकरी से कम है, इसलिए उसके ऊपर फ्लोट करती है। जबकि आयरन बॉल को अगर हम वाटर के अंदर रखेंगे तो वो डूब जाएगी। तो हमारा आंसर है ड्यू टू डेंसिटी। नेक्स्ट है when the mass and speed of body is doubled its kinetic energy become। देखिए ये एक सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है ½ mv²। अब इसने बोला है कि मास को भी डबल कर दिया गया और वेलोसिटी को भी डबल कर दिया गया, तो ये 4 टाइम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी स्क्वायर में है। तो इसको किया 2 टाइम्स और इसको किया 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 8 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर इज कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक बल्ब टू प्रिवेंट। देखिए जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र किया जाता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और उसकी वजह से एक हीट पैदा होती है वहाँ पे। अगर उसके अंदर से हम जो एयर है उसको रिमूव नहीं करेंगे तो जो फिलामेंट होता है बल्ब का उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उसमें आग लग जाएगी। इसलिए फायर से बचने के लिए हम उसके अंदर एयर को रिमूव करते हैं। और जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन धातु से, टंगस्टन। और क्यों हम सिर्फ टंगस्टन का यूज़ करते हैं? क्योंकि जो टंगस्टन का एक तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट ही कम होगा तो वहाँ पे जो हीट पैदा होती है उसकी वजह से वो ऑलरेडी मेल्ट हो जाएगा। और बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन।
थॉमस एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू। देखिए जो रेन ड्रॉप होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं, क्यों होती हैं? देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि उसके ऊपर मिनिमम सरफेस टेंशन हो, और सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया। अगर हम किसी भी वॉल्यूम को लेंगे, उसी वॉल्यूम के लिए सबसे कम सरफेस एरिया होता है स्फीयर के लिए। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो सरफेस टेंशन अपने आप कम होगी, इसलिए रेन ड्रॉप जो है स्फेरिकल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ साउंड हाईएस्ट इन विच मीडियम। साउंड की स्पीड सबसे हाईएस्ट किस मीडियम में होती है? एयर, लिक्विड या फिर सॉलिड? देखिए साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, और जितना डेंस मीडियम होगा साउंड उतनी फास्ट ट्रेवल करेगी। तो सबसे ज़्यादा डेंस कौन सा होता है? सॉलिड। तो आयरन की डेंसिटी इनमें सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड भी आयरन के अंदर ही होगी। और सबसे कम स्पीड किस में होगी? एयर के अंदर, क्योंकि एयर की डेंसिटी सबसे कम है इनमें। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जितना डेंसर मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड उतनी ही ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैट कैन फ्लाई इन डार्क बिकॉज दे। देखिए जो बैट है वो अल्ट्रासोनिक रेज प्रोड्यूस करते हैं और उनको डिटेक्ट भी कर सकते हैं। एक बैट और दूसरा डॉल्फिन, डॉल्फिन भी अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से ये अंधेरे में अल्ट्रासोनिक वेव रेडिएट करते हैं। और अगर आगे कोई ऑब्जेक्ट है तो वो वेव उनसे टकरा कर वापस वहाँ पे पहुँचती हैं, और उनको एक जजमेंट होता है कि हाँ आगे कोई ऑब्जेक्ट है, और वो अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। इसलिए उनको दिखाई नहीं देता, सिर्फ वो अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से अंधेरे में ट्रैवल कर पाते हैं। और अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती हैं? जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। एक होती है इंफ्रासोनिक वेव, फ्रीक्वेंसी जिनकी 20 हर्ट्ज से कम होती है। लेकिन ह्यूमन के अंदर जो ऑडिबल रेंज है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, जबकि बैट और डॉल्फिन डिटेक्ट कर सकते हैं। ए पर्सन वेट मोर इन ए लिफ्ट विच इज़, अगर वो ऊपर एसिलरेट कर रही है, एसिलरेटिंग डाउनवर्ड, या फिर मूविंग अप विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी डायरेक्शन में तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक शूडो फोर्स लगता है, और वो होता है ma0। यानी कि इस डायरेक्शन में अगर फोर्स है ma, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है ma0। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि बॉडी एक्सिलरेट कर रही है तभी ये शूडो फोर्स लगेगा। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो शूडो फोर्स नहीं लगता। तो अब लिफ्ट के केस में क्या होता है, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो नीचे वेट फोर्स लगेगा mg, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा जिसको शूडो फोर्स बोलते हैं ma0। तो अब टोटल फोर्स कितना हो गया? mg प्लस ma0, यानी कि g प्लस a0। तो अब हमें हमारा वेट एक्चुअल में जितना वेट है उससे ज़्यादा फील होगा। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो अब वेट फोर्स कितना होगा? नीचे लगेगा mg और ऊपर की तरफ लगेगा ma0। ठीक है, तो नेट फोर्स हो गया mg माइनस ma0। तो ये अब एक्चुअल वेट से हमें हमारा वेट कम फील होगा। जबकि अगर लिफ्ट के अंदर जो लिफ्ट का तार है वो टूट जाता है तो क्या होगा? फ्री फॉल होगा, और फ्री फॉल के अंदर हमें हमारा वेट जीरो महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए अब लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी और जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन होता है वो g के बराबर होगा, और जो शूडो फोर्स लगेगी वो कितनी हो जाएगी? mg। नीचे वेट फोर्स वो भी mg, तो दोनों फोर्स आपस में कैंसिल आउट, तो वेट हो जाएगा हमारा mg माइनस mg यानी कि 0। तो इसका आंसर है ए पर्सन वेट मोर इन ए लिफ्ट विच इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल्ड इट्स
मोमेंटम डबल्स पोटेंशियल एनर्जी। देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी है ये तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, और जबकि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। अगर हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। और मोमेंटम होता है हमारा mv, वेलोसिटी डबल तो हमारा मोमेंटम भी डबल। तो ये सिंपल वाले जो बेसिक फॉर्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है वेट ऑफ बॉडी इज मैक्सिमम एट पोल, मैक्सिमम एट इक्वेटर, इक्वल एवरीवेयर ऑन अर्थ सरफेस। जो वेट होता है हमारा वो होता है mg, यानी कि g पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मास नहीं पूछा गया, मास हमारा कांस्टेंट होता है कहीं भी जाओ, लेकिन जो वेट होता है वो ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। और g होता है m1 m2 अपॉन r², यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। और हमें पता है जो अर्थ का जो रेडियस है वो हर जगह पे इक्वल नहीं है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है स्फीयर नहीं है, वो एक अंडाकार है। तो पोल के ऊपर जो है रेडियस मिनिमम होता है, और रेडियस मिनिमम होगा तो ग्रेविटी ज़्यादा होगी, और ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो हमारा वेट ज़्यादा होगा। तो आंसर है मैक्सिमम एट पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए बॉडी इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून इट्स वेट विल बी। ये अभी हमने डिस्कस किया है कि जो वेट होता है हमारा ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, यानी कि mg। मास जो है वो सेम रहेगा अर्थ पे भी और मून पे भी, लेकिन जो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ से 1/6 टाइम है, तो वेट हो जाएगा 1/6 ऑफ अर्थ। अगर अर्थ के ऊपर किसी का वेट 60 किलोग्राम है तो मून के ऊपर होगा वो 10 किलोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए शिप इंटर्स ए सी फ्रॉम रिवर। अगर कोई शिप है वो रिवर से सी के अंदर इंटर करता है तो क्या होगा? इट रिमेन एट द सेम लेवल, इट रेज ए लिटल, डिपेंड ऑन मटेरियल इट इज़ मेड ऑफ, या फिर नीचे डूब जाएगा। देखिए जो सी के अंदर होती है, सी की जो डेंसिटी है वो रिवर वाटर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो इसलिए डेंसिटी ज़्यादा है। और जब डेंसिटी ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा, इसलिए जैसे ही शिप सी से रिवर से सी के अंदर इंटर करता है तो इट राइजेज ए लिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ वी मेक द लेंथ ऑफ पेंडुलम 4 टाइम्स देन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज। ये भी एक सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है इसलिए इसको भी हम याद रखेंगे। पेंडुलम होता है जैसे एक घड़ी होती है, घड़ी के अंदर जो टिक टिक वाला घंटा होता है, ऐसे एक रोड होती है और उसके नीचे एक स्फीयर टाइप होता है, इसको बोलते हैं पेंडुलम। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√L/g। तो यहाँ पे g और 2π कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड डिपेंड करता है L के ऊपर, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। अब यहाँ पे हमने अगर लेंथ को 4 टाइम किया है तो टाइम पीरियड क्या होगा? डबल। नेक्स्ट है डेंटिस्ट मिरर इज ए। डेंटिस्ट जो मिरर यूज करता है उसमें कौन सा मिरर होता है? वो होता है कनकेव मिरर। और जो सेविंग मिरर होता है वो भी कनकेव मिरर होता है। और जो व्हीकल के अंदर साइड मिरर होता है उसमें होता है कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है when a person enters into a dark room from bright light he is not able to see clearly for a little while because of। देखिए जब हम अंधेरे से लाइट में जाते हैं तो हमें कम दिखाई देता है, क्यों? जब ब्राइट लाइट में हम होते हैं तो
देखिए जो ये वाइट पार्ट है हमारी आइज़ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इस वाइट पार्ट को बोलते हैं स्क्लेरा और इसके ऊपर एक लेयर होती है उसको बोलते हैं कंजक्टिवा। जो इन्फेक्शन होता है आइज़ के अंदर, रेड आइज़ हो जाती हैं, वो कंजक्टिवा के अंदर होता है वायरल इन्फेक्शन। और जो ये सेंटर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्यूपिल। और यहाँ पे होता है आइरिस। प्यूपिल का काम होता है कि वो रेगुलेट करता है जितनी लाइट हमारी आइज़ के अंदर एंटर कर रही है। अगर हम ब्राइट लाइट के अंदर हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है कि कम लाइट एंटर करे, इसलिए वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। जबकि हम जैसे ही डार्क रूम में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, वो एक्सपेंड करता है ताकि ज़्यादा लाइट हमारी आइज़ के अंदर जा सके। तो जैसे ही हम ब्राइट लाइट से डार्क रूम के अंदर एंटर करते हैं तो इसको थोड़ा टाइम लगता है एक्सपेंड करने में, इसलिए हम एकदम से देख नहीं पाते। तो हमारा आंसर है iris is unable to dilate the pupil immediately. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक होता है इंसुलेटर जिसके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर सकता जैसे कि वुड है, और दूसरा होता है कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो करता है, यानी कि इसके अंदर फ्री आयन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि चार्ज कैरियर होते हैं। और एक होता है इंसुलेटर जो कि इन दोनों के बीच में होता है, ना वो कंडक्टर होता है और ना वो इंसुलेटर होता है। तो सिलिकॉन इनमें से सेमीकंडक्टर है। और भी कुछ होते हैं जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन। और एक बात हमें याद रखनी है यहाँ पे, अगर कंडक्टर के अंदर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो करंट जो है वो कम होगा, जबकि इंसुलेटर के अंदर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस इन माइक्रोफोन आर। माइक्रोफोन के अंदर जैसे हम बोलते हैं फिर उसका मैकेनिकल में ट्रांसफ़र होता है और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इस प्रकार एनर्जी कन्वर्जन है साउंड टू इलेक्ट्रिकल। देखिए एक रूल है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नाइदर क्रिएटेड, यानी कि एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक बेल है, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक से साउंड के अंदर कन्वर्जन होता है, जैसे हम बटन प्रेस करते हैं इलेक्ट्रिकल से साउंड जनरेट होती है। तो इसमें हमारा आंसर है साउंड टू इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, और जबकि स्केलर के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, इसमें क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जबकि फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में स्पीड, एक होती है स्पीड, दूसरा होता है वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन साथ में है तो होगी वेलोसिटी। और एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, यानी कि मास इनटू एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन के पास तो डायरेक्शन है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड ये सब स्केलर क्वांटिटी हैं। देखिए डिस्टेंस होता है जैसे कि आपने यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई भी दूरी तय की, जितने भी है 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ये है हमारा डिस्टेंस। जबकि ए से बी तक का शॉर्टेस्ट पाथ वो होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वो एक डायरेक्शन स्पेसिफिक है, जबकि डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्थ ऑफ पॉन्ड अपीयर टू बी लेस बिकॉज ऑफ। देखिए अगर हम किसी बाल्टी के अंदर देखते हैं, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और उसके अंदर हम देखते हैं तो उसकी जो गहराई है वो कम दिखाई देती है हमें। ऐसा क्यों होता है, वो होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। ये हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर उसकी पोजीशन चेंज दिखाई दे रही है तो वो सिर्फ रिफ्रैक्शन की वजह से होती है।
जैसे कि पानी के अंदर जो पेंसिल की नोक है वो टूटी हुई दिखाई देती है हमें, तो यहाँ पे जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है वो चेंज होती है, तो यहाँ भी रिफ्रैक्शन। स्टार हैं वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली चेंज होती दिखती है, तो वो भी रिफ्रैक्शन। अच्छा, रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन होता है जैसे कि कोई भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है या फिर रेयर से डेंस में ट्रैवल करती है, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है बेंट होने की। अगर वो रेयर से डेंसर के अंदर जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंट होगी, जबकि वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर बेंट होगी। जबकि रिफ्लेक्शन होता है डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के रेज वापस उसी मीडियम में चली जाती हैं, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर्स दैट वी सी व्हेन ए सीडी इज व्यूड ड्यू टू। सीडी जो होती है आप सभी ने देखी होगी, उसके अंदर जो कलर्स दिखाई देते हैं हमें, तो वो होता है डिफ्रैक्शन की वजह से। इसकी ज़्यादा हमें डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। डिफ्रैक्शन एक प्रॉपर्टी होती है जो कि सभी वेव शो करती हैं, कोई भी वेव हुई, वाटर वेव है, साउंड वेव है या फिर लाइट वेव है, तो डिफ्रैक्शन सब शो करेंगे। और ये एक इंटरफ्रेंस का एक स्पेशल केस होता है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे वाइट लाइट ट्रैवल कर रही है, उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आती है तो स्कैटरिंग करती है, यानी कि जो उसके अंदर डिफरेंट कलर होते हैं वो फैल जाते हैं। इसी वजह से हमें सीडी के अंदर जो है अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ कैमरा एक्ट एज रेटिना। देखिए हमारी आइज़ के अंदर जो रेटिना होता है उसके ऊपर जो है क्या होता है, उसके जो एक्चुअल में हम देखते हैं वो उसके ऊपर जाके इमेज बनती है रेटिना के ऊपर। उसके अंदर होती है रोड सेल और कॉन सेल। और सेम जैसे कैमरा होता है, कैमरे के अंदर इमेज कहाँ पे बनती है, वो होता है फिल्म के ऊपर। हम ये वाले कैमरे की बात नहीं कर रहे, जो पुराने टाइम में होता था वो रील वाला कैमरा, तो उसमें जो इमेज होती थी वो रील के ऊपर बनती थी, और रील को ही हम बोलते हैं फिल्म। तो हमारा आंसर है बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप और फेसबुक पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करें। और व्हाट्सएप नंबर है मेरा 957111000345।